मजा आएगा सॉल्व करने में। इवेल्युएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, सो इवेल्युएशन इज। भैया अगर हम बात करें तो एक शब्द होता है मूल्यांकन और दूसरा है मापन और तीसरा होता है असेसमेंट यानी कि आकलन। ठीक, तो बात हो रही है जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, वो कैसे डिफरेंट है मेजरमेंट से यानी मापन से। एक लाइन तो ये हो गई कि मूल्यांकन मापन से अलग है तो इवेल्युएशन इज। भाई इवेल्युएशन डिफरेंट है किससे? मेजरमेंट से। तो इवेल्युएशन क्या है फिर? देखते हैं, 4 ऑप्शंस हैं। वन कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट, एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, मापन का ही एक विस्तार है। अ टर्म यूज्ड इंटरचेंजेबली विद मेजरमेंट, मेजरमेंट के साथ मतलब मेजरमेंट की जगह कभी कभी हम असेसमेंट या इवेल्युएशन यूज कर लेते हैं। क्या ऐसा है? जैसे हम मोटिवेशन की जगह नीड यूज कर लेते हैं। हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कभी। इवेल्युएशन की वीडियो ना देखी हो सीसीई की तो देख लीजिएगा। फिर है कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, मापन से पूरी तरीके से अलग है। आंसर कीजिए फटाफट से, बताइए एक बार, तभी आगे बढ़ेंगे। कई लोग कह रहे हैं सी है आंसर। आपका भी धन्यवाद इतना अच्छा समझाने के लिए, वो तो मेरी ड्यूटी है, ऐसे पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी है ना। चलिए मिनी मोनिका धन्यवाद। देखिए एक बार, इवेल्युएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट। इवेल्युएशन क्या है? डिफरेंट है मेजरमेंट से। तो इवेल्युएशन है क्या? वन कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट, उल्टा हो गया। इवेल्युएशन का कंपोनेंट है कौन? मेजरमेंट भी और असेसमेंट भी, ना कि इवेल्युएशन इन दोनों का कंपोनेंट हुआ। ठीक, तो गलत हो गया। एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, ये बात जो है सही है। इवेल्युएशन क्या है? एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मेजरमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिन चीजों को आप नंबर्स में माप सकते हैं, संख्याओं में माप सकते हैं। मान लीजिए 48% आए, तो ये क्या है? आपने माप लिया नंबर्स में, सिंपल, इसको मापन कहेंगे। लेकिन इवेल्युएशन में क्या होगा, या असेसमेंट कैसे अलग है इससे? असेसमेंट में क्या है? आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं बच्चे के बारे में ताकि उसको और इंप्रूव करा सकें, उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे देख सकें, कहां आपको जरूरत है चेंजेस लाने की। इवेल्युएशन एक जजमेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर असेसमेंट भी आ गया और मेजरमेंट भी। जजमेंटल कैसे है? आपके जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हुए थे, जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हुए थे, उनको किस हद तक अचीव कर लिया गया, बच्चे की परफॉर्मेंस की या उसकी अचीवमेंट है क्या, ये जांचने का काम करेगा कौन? इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। ठीक है बात? नहीं मिनी मोनिका मेरी फेवरेट तो आप सभी हैं यार जीनत, ऐसा कभी नहीं होता है, ये हमारा परसेप्शन बना लेते हैं हम। वो पता नहीं क्यों आजकल उनके कमेंट्स दिख जाते हैं, भगवान जाने क्यों। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं घर से थोड़ा ना सोच के आती हूँ कि नाम किसका लेना है, कैसी कैसी बातें करते हो। आ टर्म यूज्ड इंटरचेंजेबली विद मेजरमेंट, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है। मेजरमेंट का एक्सटेंशन कैसे हुआ? भाई ये जो 48% है ये भी तो हेल्प करेगा ना फाइनली इवेल्युएट करने में कि अचीवमेंट कितनी हुई, किस तरीके की मार्किंग हुई, क्या पाया क्या खोया, ये सारी चीजें पता लगेंगी बच्चे के बारे में। तो इवेल्युएशन एक कंप्लीट बड़ी प्रोसेस हो गई। ठीक है, 15 क्वेश्चन करेंगे आज, और अगर 15 में से 15 आते हैं तो आप बहुत ही समझदार मानिएगा अपने आप को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान है। तो मापन का विस्तार कह सकते हैं, एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा रूप है इवेल्युएशन। कुछ आधार पर हम इसके डिफरेंसेस देखेंगे। देखिए जल्दीबाजी में मत आइएगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आइएगा। ठीक है, देखिए एक बार, डायमेंशन ऑफ डिफरेंस, किस किस आधार पर इवेल्युएशन और असेसमेंट अलग हैं। देखो मेजरमेंट में कुछ खास है नहीं, मेजरमेंट सिंपल है, जहां भी आप संख्याओं में एग्जैक्ट माप सकें नंबर्स में, तो उसको आपने मेजरमेंट कह दिया, परसेंटेज में हो गया या जो भी एक इस तरीके की चीज हो गई। ठीक है बात? अब अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट जिसको हम आकलन कहते हैं और इवेल्युएशन जिसको हम मूल्यांकन कहते हैं, ये एक बड़ी प्रोसेस है, ये दोनों एक नैरो प्रोसेस हैं जिसके अंदर इवेल्युएशन के अंदर ये आ जाएंगी। असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव होगा इन नेचर। ठीक, वो बात अलग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट हम कहते हैं, लेकिन उसका जो नेचर है समेटिव का वो इवेल्युएशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जजमेंटल होता है। ठीक, ये सीसी वाला चैप्टर देखिएगा तब अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात, असेसमेंट क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये हमेशा ड्यूरिंग या फिर वो जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसके दौरान किया जाएगा। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये आपकी इंफॉर्मेशन नहीं, इसको जजमेंट से मतलब है आपने अचीव कितना किया, टीचिंग लर्निंग के जो गोल्स रखे गए थे वो किस हद तक अचीव हुए। रिफ्लेक्टिव है, आप प्रकाश डाल सकते हो, चिंतनशील सोच सकते हो इसके बारे में कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहां प्रॉब्लम थी, उसको कैसे इंप्रूव कराना है, बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये प्रेस्क्रिप्टिव है, भाई प्रेस्क्राइब कर दिया, ये आपका बच्चा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, या ये इसकी ये आगे ऐसे कर सकता है, मतलब प्रेस्क्राइब कर दिया आपने। फिर है डायग्नोस्टिक, क्योंकि यहां रिफ्लेक्ट करके कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी चिंतनशील होने, अब आगे तो इंप्रूव नहीं हो सकता उस साल के लिए तो, या जो भी एक वो
रिजल्ट है वो बन गया एक तरीके से। डायग्नोस्टिक होगा, यहां पता लगाया जाएगा कि कारण क्या है, कमी है तो कहां है, इंप्रूव कराएं तो कहां कराएं। जजमेंटल, जजमेंटल मतलब वही सिंपल, मार्क्स पे ध्यान दिया जाएगा, या कहीं तो अचीवमेंट कितनी हुई उस पे ध्यान दिया जाएगा, जज किया जाएगा कि फाइनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में आपने क्या खेल खेला। फ्लेक्सिबल होगा, कौन, असेसमेंट, ये फिक्स्ड है ना, जैसे वो हाफ ईयरली और ईयरली होते थे, ये एब्सोल्यूट है, जो भी आया है हाथ में वो रख लिया। यहां आप कंपैरेटिव कर सकते हो उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड में माप सकते हो। ये कोऑपरेटिव होगा, ये कॉम्पिटेटिव है ना, जब आप देख रहे हो कि भैया मेरिट में इतने परसेंट वालों का आएगा, तो वो मेरिट में जब आप पहुंच रहे हो तो वो कंपैरेटिव हो गया। ठीक है बात, तबीयत अच्छी है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। An upper primary school constructivist classroom would foresee the following role of students in their own assessment। मतलब कि एक अपर प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, क्लासरूम कैसा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये, क्योंकि बच्चे की हित की बात करेगा कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, या फिर अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है बात, तो बच्चों का क्या रोल है उनके अपने असेसमेंट में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों का उनके ही आकलन में क्या एक उनकी भूमिका है, ये बताना है। बताइए एक बार। तबे सही नहीं थी सबा, होंगी बाकी क्लासेस भी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मेक डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर हाउ मार्क्स वुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन क्लास। मतलब ये देखेंगे कि बच्चे की इज्जत से कितना जुड़ा हुआ है, उसके कॉलर ऊपर होंगे या नीचे, उसके मार्क्स से ये बात जुड़ी हुई है, या फिर स्टूडेंट्स वुड बी द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर ओन असेसमेंट। बच्चे अपने आकलन के अकेले निर्धारक होंगे, या फिर बहुत अच्छा लगा था जागृति, आपने बनाया था फेसबुक पर लोगो, बाबू आर, धन्यवाद। देखिए एक बार, स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर, या फिर डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज अ रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब असेसमेंट का कोई रोल नहीं है, ये कह देंगे। आंसर कीजिए एक बार। अनुराग मिश्रा कह रहे हैं आप जेंडर बायसनेस करती हैं। आज लास्ट में बात करेंगे इस बारे में, है ना। आप लोग बहुत तरह के इल्जाम लगाते रहते हो कि जेंडर बायस करती हैं। कोई कह रहा था फेसबुक पे इग्नोर करती हो आप हमें, है? तो बात करेंगे। अच्छा है, मतलब सही है, शिकायतें भी वही होती हैं जहां कुछ अपनापन होता है। बताओ एक बार आंसर क्या होगा इसका। देखो सोल डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकते, सिर्फ बच्चे ही अगर खुद को असेस कर लें पूरी तरीके से, टीचर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर। टीचर के साथ अगर मोर नॉलेजेबल अदर है वहां, उनके साथ अगर प्लान करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ग्रुप्स में सीखने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम्स को पूछेंगे, खुद को इवेल्युएट कर रहे हैं, टीचर से फीडबैक ले रहे हैं, तो ये क्या है, अच्छा है। बच्चे एक्टिव हैं, यहां एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और क्या ग्रुप्स में कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, कितनी सारी चीजें मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। तो ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग रीइंफोर्सेस द डैश बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। जो सीखने के लिए आकलन है, मूल्यांकन की जगह इसको आकलन कर लीजिएगा हिंदी में, आकलन और निर्देश के बीच में किस चीज को पुष्ट करता है। हाँ एग्जैक्टली आफ्ताब, बिल्कुल सही बात है पंडित जी, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसलिए जिंदगी में विवाद है। शायरी में देखिए कुछ हो पाएगा आपका। अच्छी प्रतिभा है। बताइए एक बार, आंसर भी कर दो। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आप। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो ये असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाया गया है उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है। संबंध बनेगा कि आप सीख कैसे रहे हैं, जो सिखाया जा रहा है और उसके बाद जो जाना जा रहा है दौरान भी, उससे पता चलेगा कि जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और जो इवेल्युएट किया जा रहा है आपको, उन दोनों के बीच में कुछ संबंध भी है कि नहीं। ठीक, हम 3 प्रकार के इवेल्युएशन असेसमेंट पढ़ते हैं जिनमें हमें रहती है बहुत ज्यादा समस्या। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। एक है असेसमेंट एज लर्निंग, बहुत आसान तरीके से करेंगे ताकि समस्या आपको ना हो। ठीक, बस मैं एज, सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के साथ आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने
का आकलन, ठीक है। ये होगा फॉर, मतलब जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, ड्यूरिंग। भाई आपको टीचर कहीं ट्रिप पर लेकर गई और वहीं कुछ क्वेश्चंस पूछे, कोई चैप्टर पढ़ाने वाली थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे, पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे, सब क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि अभी सीखना चल रहा है, अधिगम जो है वो आपका प्रोसेस में है, ठीक। एज क्या है, सीखने के साथ आकलन। ये बच्चा जब रिफ्लेक्ट करे खुद, बच्चा क्या है यहां, या तो पीयर असेसमेंट या तो वो खुद अपने आप को आकलन करे और टीचर से फीडबैक ले जहां जरूरत पड़े, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने ही लर्निंग पर, ठीक। ये बच्चा करेगा स्वयं से, ठीक। ऑफ क्या है, के बाद, यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है, उसके बाद अब आपको देखने के लिए कि आपने अचीव क्या किया, आपको समझ कितना आया, इन सब चीजों के लिए अब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। अब बात हो चुकी है, आपकी प्रोसेस कंप्लीट है, आप ट्रिप से वापस आ गए घर यानी स्कूल, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक। तो वो आपकी समझ कितनी विकसित हुई वो लर्निंग प्रोसेस के बाद जांचने का काम किया जाएगा, ठीक। इसको समेटिव असेसमेंट का पार्ट कह देते हैं, ये फॉर्मेटिव का है बाकी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए। थैंक यू ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये कनेक्शन के बीच में बात करेंगे। टीचिंग इज टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, बताइए। आप सभी भावी शिक्षक हैं या ऑलरेडी टीचिंग ट्रेनिंग करके बैठे हैं या कर रहे होंगे कई लोग। शिक्षण क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी है, नियोजित गतिविधि, कंटेंट सेंटर्ड एक्टिविटी है, बस किताबें ला करके पीडीएफ्स भर लें हम अपने फोन में, या नोटबुक्स बहुत सारी इकट्ठी कर लें, बुक्स नोट्स खरीद लें पूरे मार्केट के, या टीचर क्या करे किसी के नोट्स उठा के पढ़ा दे, या फिर टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, इवेल्युएशन सेंटर्ड एक्टिविटी है क्या टीचिंग? बताइए एक बार। अब बिल्कुल उषा जी, नाम लेना तो बंद नहीं किया जाएगा। अब बुला लीजिए निकेत। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। कहाँ गए, पढ़ाई लिखाई के मन में नहीं है आज आप में से कई लोग गायब हैं। बहुत बढ़िया। डिले हुआ है सीटेट और बाकी एग्जाम्स भी, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए आंसर क्या होगा इसका, प्लान्ड एक्टिविटी है। टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है। आपका लेसन प्लान से लेकर और यूनिट प्लान से लेकर आपके ईयरली प्लान्स बनाए जाते हैं। नियोजित गतिविधि है, कौन से एग्जाम्पल्स, कौन सा चैप्टर, किस एज के लिए, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक, क्या पेडागोजी, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट, 70 चीजें जो हैं वो प्लान है। 70 से 71 भी हो सकती हैं, है ना। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई टीचर है, ये जनरली होता है कि हम पढ़ के नहीं पढ़ाते। जी आप गधे हैं अगर आप पढ़ के नहीं पढ़ाते, दैट मीन्स आप अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी। आपको लेसन प्लान करना चाहिए, है ना। हमेशा आपको हो सके तो जितना हो सके कुछ बेहतर जानना चाहिए और फिर आगे वो डिलीवर भी करना चाहिए अपनी समझ के अनुसार। तो टीचिंग हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपने कुछ 10 साल पहले कुछ किया था और अब आप उसी को लगातार चला रहे हैं, ना बच्चे की नीड को समझ रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि परिवर्तन भी किया जाए कुछ, ठीक। तो ये प्लान्ड एक्टिविटी है प्रॉपर, और प्लानिंग होनी चाहिए आपकी क्लासरूम में जाने से पहले। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ अधिगम क्या है, बताइए एक बार। 9 बजे स्टार्ट हो गया सेशन बलराम जी, आज तो कहीं भी लेट नहीं हूं, ऐसे इल्जाम मत लगाओ भाई। ग्रेट प्रशांत, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए। बिल्कुल पूरा लॉकडाउन हम लोगों ने साथ में ही निकाला है पढ़ते हुए, और अभी बढ़ाएंगे इस काम को। लर्निंग इज यानी अधिगम क्या है? टीचर सेंटर्ड एक्ट है, पर्पसफुल एक्ट है, स्कूल बेस्ड एक्ट है, या इवेल्युएशन बेस्ड एक्ट है? आंसर कीजिए। मैसेज पढ़ लिया अंशु त्रिपाठी, आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन। वीडियो डाउनलोड जब लाइव होने के बाद अपलोड हो जाता है विश्वकर्मा जी, तब होता है। लाइव में वीडियो डाउनलोड मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे डाउनलोड करा दें आपको एडवांस में, है? बताओ एक बार। पर्पसफुल एक्ट है टीचिंग। लर्निंग क्या है? एक पर्पसफुल एक्ट है।
एक उद्देश्यपूर्ण। आप यहाँ आए हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका अपना एक पर्पज है कि कल जब आप क्लासरूम टीचिंग में जाएंगे तो आपके बिहेवियर में ऑलरेडी एक चेंज आ चुका होगा। आप एक ट्रेंड टीचर होंगे जिन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाले होंगे या फिर कोई और, उसके बाद एग्जाम देकर के वहां पहुंचे होंगे, मतलब एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके पहुंचे होंगे। यानी लर्निंग जो थी आपकी वो पर्पजफुल थी, तभी आप वहां पहुंचे। अभी आप कैट का पढ़ना शुरू कर दें तो पर्पस फिर वो हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, ग्रेजुअल है। ये जितने भी लोग गायब हैं पढ़ाई के डर की वजह से, दैट मीन्स उन्हें लग रहा है कि वो 2 दिन में सब कुछ तैयार कर लेंगे, या उनकी बहुत ज्यादा तैयारी है ऑलरेडी। और जब वो टेस्ट देंगे बैठ करके, 4 बजे डेली स्पेशल क्लास चल रही है मेरी, कल से स्टार्ट हो जाएगी। ईवीएस का अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, पोल में प्रॉपर आंसर करके, वहां स्पेशल क्लास अनअकैडमी में फ्री है सभी के लिए, 15 दिन तक चलेगी, तो उसको ज्वाइन कीजिए। 4 बजे वहां हिमांशु सिंह सर्च करना, क्योंकि लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगी। एक दिन में कोई आपको सारा भर के आपके दिमाग में, चिट्टी तो है नहीं, आप रोबोट तो है नहीं, तो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा व्यवहार में आपके। एक दिन में आप नहीं समझ सकते सारी चीजें। थिंकिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, चिंतन को आप कैसे समझा सकते हैं, आंसर कीजिए। एग्जैक्टली अनिकेत, बिल्कुल अच्छी बात है, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। हाँ राज प्रियंका जी, एमपीटेट का तो नहीं है, आंसर कीजिए फटाफट से। थिंकिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्या है थिंकिंग? कॉग्निटिव एक्टिविटी है सरकार, यानी संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञान से मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ नोइंग। हम अपनी समझ को जैसे विकसित करते हैं, नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सब हमारे संज्ञान का इस्तेमाल करके होंगी चीजें। इसमें आपका इंटेलिजेंस से लेकर के, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर के, आपकी तर्क करने की क्षमता यानी रीजनिंग से लेकर के, दुनिया भर की चीजें शामिल है, इमेजिनेशन से लेकर के, जो भी आप अपने दिमाग से करते हैं, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ, तो बहुत सारी चीजें, मतलब आप पूरा नोइंग की जो प्रोसेस, आप जानेंगे कैसे चीजों को, वो सब इसी में शामिल है। इवन लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है, दिमाग में ही तो है ना आपकी भाषा का विकास, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ योर लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ब्रेन के, ठीक है। तो कॉग्निटिव एक्टिविटी हुई। इमोशनल बिहेवियर थिंकिंग नहीं है, वो तो जब आप उसको लाएंगे तब हम कह सकते हैं। सोशल प्रोसेस और साइकोमोटर होता है जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, साइको और मोटर यानी गत्यात्मक। तो फिजिकली तो यहां दौड़ना लिखा होता तब तो हम कह देते। तो ये संज्ञानात्मक गतिविधि हुई, आप बैठे हुए, आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, आप सोच रहे हैं, ठीक। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब इसी में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग हैपेंस, बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो कब होगा? आंसर कीजिए आप लोग, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है शर्मा जी, ऐप आएगा, जल्दी आएगा, मैं एक बार फिर से उस पर काम शुरू करूंगी, मतलब फिर से मींस कंटिन्यू करूंगी। मैंने 2-3 दिन से कोई फोन वगैरह उठाया नहीं है, तो डिस्कशन नहीं हो पाया आगे। हाँ बहुत बढ़िया जी। देखिए एक बार, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग हैपेंस यानी बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो कैसे होता है? इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा अलग अलग करके। एक बच्चे के लिए एक स्कूल, दूसरे बच्चे के लिए दूसरा स्कूल, 36 स्कूल खोल दो 36 बच्चों के लिए। ग्रुप्स में, इंडिविजुअली बट इन ग्रुप्स, या ओनली विद टीचर्स? बताइए एक बार। 7th का सी लॉक कर दें, ठीक है शक्ति जी, 1 नंबर दे देंगे 7th का सी। मैं अंशु एक वीडियो बना दूंगी कि आप शुरुआत से कैसे तैयारी कर सकते हैं सीटेट की, अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो। वैसे आप काफी देर में जागे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ग्रुप्स में हो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव होगी। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगात्मक, एक दूसरे के साथ बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वो ग्रुप्स में होते हैं, जब वो 4 लोगों में सीखते हैं, वो कोऑपरेशन सीखते हैं, वो एक दूसरे से स्किल्स सीखते हैं, वो टॉलरेंस सीखते हैं, 50 चीजें वो सीखते हैं एक दूसरे से, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं ग्रुप में, ठीक। तो समूहों में होना ज्यादा बेहतर है चाइल्ड सेंटर्ड का, है ना। इंडिविजुअली क्या है? इंडिविजुअली बेसिकली हम समाज में रहते हैं और सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है स्कूलिंग का हमारी, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो सिर्फ टीचर्स के साथ भी नहीं कह सकते, बेसिकली जहां बच्चा सेंटर में, जहां बच्चों को गतिविधि करने दी जा रही है, वहां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लागू हो जाएगी। इसलिए उन चारों ऑप्शंस में वही बेहतर था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड? एक सृजनात्मक बच्चा, एक रचनात्मक बच्चा जो है, उसको पहचानने का कौन सा तरीका सही है? बताइए एक बार। एग्जैक्टली आदित्य, सी कंफ्यूज करने को ही था।
अब मिलेगा लोकेंद्र जी, आप वहां देख पाएंगे, ऐप आने दो, मोस्ट प्रोबेबली जो कमिंग वीक होगा उसमें आ जानी चाहिए ऐप। सेवंथ का सी क्यों नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। 5 रुपए दीजिए पहले, इंग्लिश की क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे। थैंक यू विक्रांत। चलिए, डी कह रहे हैं आप, अगर आपको देखना है बच्चा क्रिएटिव है, कुछ नया सोच पाता है कि नहीं, प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सोच पाता है कि नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच है कि नहीं, ओरिजिनलिटी है कि नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि नहीं, लेटरल थिंकिंग है कि नहीं, है ना। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चे को अच्छे से, जब वो एक्टिविटीज करता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्लासरूम में, जो भी करे, ठीक। तो आपको ये देखना होगा जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसकी अप्रोच क्या है, बाकियों से अलग है क्या, कुछ नया सोच पाता है, कुछ डिफरेंट होते हैं उसके सॉल्यूशंस, अगर होते हैं तो बिल्कुल हो सकता है क्रिएटिव हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे बाकी क्यों नहीं है, सिर्फ पीयर्स में कैसे, टीम में कैसे वो रिप्लाई करता है, उससे आप उसका सोशलाइजेशन या बिहेवियर तो चेक कर लेंगे, बट क्रिएटिविटी नहीं पता लगा पाएंगे। सिर्फ टेस्ट से क्रिएटिविटी नहीं पता लगा सकते, गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा, नया क्या बनेगा। अगर कोई आप क्रिएटिव भी है मान लीजिए बहुत ज्यादा, तो ऐसा थोड़ी 5वां ऑप्शन बना देंगे आप पेपर में, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव टाइप से तो चलेगा नहीं। सेवंथ का सी किसी ने पूछा था, एक बार मैं बता देती हूं, इंडिविजुअली बट इन ग्रुप्स। देखो ये मतलब देख पा रहे हो इसकी भाषा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्यों, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग हैपन्स इंडिविजुअली बट इन ग्रुप्स, मतलब ये हिपोक्रेट सा ऑप्शन है, हिपोक्रेट ही बोलते ना, कि कहना कुछ चाहता है, कह कुछ रहा है कि इंडिविजुअली होनी चाहिए बट इन ग्रुप्स, मतलब व्यक्तिगत भी हो और ग्रुप्स में भी हो। सेंस ही नहीं बना ना, कंफ्यूज करने के लिए सिंपल, मतलब आप भीड़ में अकेले हैं, ये वो वाली चीज है। तो ये आप अपने मन में ही रखिए, यहां काम नहीं आएगा, बच्चे भीड़ में अकेले नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, आ टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस, मतलब कि जो एक शिक्षक हैं वो बेहतर तरीके से वंचित वर्ग की जरूरतों को प्रभावी ढंग से कैसे डील करें। अच्छा ठीक है अनिकेत, आंसर कीजिए फटाफट से। पहला ऑप्शन है टेलिंग द अदर चिल्ड्रन टू कोऑपरेट विद द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन एंड हेल्प देम लर्न द वेज ऑफ द स्कूल। आप कहेंगे दूसरे बच्चों को बच्चों के साथ करो कोऑपरेट। देखो वंचित समूह कौन है, वंचित वर्ग वो है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिसकी पहली पीढ़ी या किसी भी पीढ़ी ने पढ़ाई नहीं की आज तक, है ना, या फिर कोई ऐसे वर्ग से आता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से, जहां उनको मौका नहीं मिल पा रहा किसी भी एक वजह से, है ना, एडमिशन ही नहीं कराया 5 साल तक भी, सॉरी आगे तक भी, 5 साल में तो फर्स्ट क्लास में आएगा ही, ठीक। तो मौका नहीं मिल पाया किसी भी वजह से, वो वंचित है, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हाशिए पर है किसी भी वजह से। रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल सिस्टम एंड हरसेल्फ अबाउट वेरियस वेज इन विच बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स सरफेस, ensuring that the children do not get a chance to interact with each other to minimize the chances of their being bullied। मैं अभी ये चांस को डांस पढ़ने वाली थी, देखिए एक बार ये आपको ही पढ़ के समझना है। sensitizing the disadvantaged children to the norms and structures of schools so that they can comply with those। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अभी भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे हेडेक बहुत अच्छे वाला है और स्क्रीन पे देख के तो होता ही है। आंसर कीजिए। धन्यवाद सुरेंद्र जी। पहला ऑप्शन है यहां, देखो दूसरे बच्चों को आप कोऑपरेट करने को तो कहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि उनको स्कूल के तौर तरीके सिखा दो, इसका मतलब बुली करेंगे फिर बाकी बच्चे, यहां तक की बात तो ठीक थी। तो बेहतर ऑप्शन है कि एक टीचर का ऐसे बच्चों से जो किनुदीप जी unacademy.com पे आप जाएंगे, वहां हिमांशु सिंह सर्च करना, आपकी कृपा से नंबर 1 चल रही हूं मैं वहां टाइट कैटेगरी में, तो प्रोफाइल में नीचे जाओगे, स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन होगा, कोर्सेज का ऑप्शन होगा, है ना, एनरोल कर लीजिएगा। देखिए एक बार, तो टीचर बेहतर तरीके से कैसे डील करे डिसएडवांटेज्ड सेक्शन से, टीचर को करना होगा रिफ्लेक्ट, चिंतन करना होगा, देखना होगा प्रकाश डाल करके स्कूल सिस्टम पे और अपने बहुत सारे तरीकों पर जहां स्टीरियोटाइप और बायसेस हैं, जहां आप भेदभाव करते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल तो यूज नहीं कर रहे आप जिससे उस बच्चे को ठेस पहुंच रही हो, आप उसे किसी भी तरीके से कुछ लेबल तो नहीं लगा रहे उसके ऊपर।
तो ये आपको अपने बिहेवियर में और स्कूल के सिस्टम में चेक करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ताकि बच्चा नॉर्मली सीख सके, कंफर्टेबल हो माहौल, ठीक है, डर का या भय का माहौल ना हो सीखते समय, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे दैट मीन्स आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। Research has pointed out that several levels of discrimination exist in the schools। भाई ये बहुत सारी रिसर्च ने, शोध ने बताया है कि स्कूलों में भेदभाव के कई स्तर मौजूद हैं। भेदभाव सिर्फ लड़के और लड़की में नहीं है, आर्थिक सामाजिक 50 तरह की चीजों में है। Which of these is not an example of discrimination at upper primary level? कौन सा एक जो है वो एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लिखा है क्वेश्चन में, नॉट लीस्ट एक्सेप्ट लिखा हो तो हम डबल ध्यान से पढ़ते हैं। 3 इडियट की याद आ जाती है हमें कान खड़े करके। मैनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मेथड टू टीच। दलित चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटेड ड्यूरिंग मिड डे मील्स। गर्ल्स आर मोस्ट एनकरेज टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस। या फिर टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बिल्कुल उषा जी। धन्यवाद सुनील जी, ध्यान रखिए आप सभी अपना। क्या हुआ विद्या, कहाँ समस्या है आपको वो बताइए। 10th का ए कह रहे हैं आप लोग, देखते हैं एक बार। जो लोग ए कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन जो है कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखिए एक बार, मैनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मेथड टू टीच। ये बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर टीचर्स चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं उसको, ओल्डेस्ट मेथड है, व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हैं, बोलते रहते हैं और वो बच्चा लिखता रहेगा, निष्क्रिय होकर के बैठा है वो, ठीक। यहां पर रिसर्च हैज पॉइंटेड आउट दैट सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बहुत तरह के भेदभाव हैं। लेक्चर मेथड से भेदभाव का कोई संबंध नहीं है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी बोरिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भेदभाव करेंगे। लेक्चर मेथड में, व्याख्यान विधि में, भाई आप व्याख्यान कर रहे हैं किसी एक टॉपिक का, मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, क्या है इसमें, कौन सा भेदभाव? तो ये भेदभाव का कोई लक्षण नहीं है। बाकी सारे दलित चिल्ड्रन के साथ गलत हो रहा है तो ये भी भेदभाव है, गर्ल्स के साथ गलत है तो वो भी भेदभाव है, क्योंकि सिर्फ गर्ल्स की तरफ झुक गए आप, है ना। किसी भी एक साइड झुकना भेदभाव ही कहलाएगा। टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो कमजोर वर्ग से हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन ही ना हो, मतलब वो सीखे ही ना, आप ये चाहते हैं कि आपसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो गलत हो जाएंगी चीजें। मैं डिटेल में डिस्कशन कर रही हूं तो कई लोगों को नींद भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम और क्षमता को डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? करेंगे मैथ्स पेडागोजी भाई, एग्जैक्टली अच्छे शिक्षक और अच्छी किताबें देर में समझ आती हैं, ये बात सही है। मिथिलेश आंसर कीजिए। नाम लेने का भेदभाव, पता था मुझे ये कमेंट आएगा पूजा। आंसर कीजिए। 9th कर दूंगी, लास्ट में रिपीट कर दूंगी। धन्यवाद सुखरम जी, आप लोगों का सपोर्ट है यार, मैं तो थोड़ा बहुत डिस्कशन ही करती हूँ। ऐसे लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा, उत्साह बढ़ा करके पढ़िए, जिंदा रह करके पढ़िए, रो पीट के नहीं। आंसर कीजिए। एन IQ बिलो 50। देखो ऐसा कुछ नहीं कि जिनका IQ लो है उन्हीं को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, अबव एवरेज वालों को भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में ज्यादातर हम डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, इन सबको काउंट करते हैं। बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड, ये तो बिहेवियरल प्रॉब्लम है। डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, ये आपका हो जाएगा क्या? ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लगातार बार बार बच्चा सेम एक्शन को रिपीट करता है। डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, ये बात बहुत सही है, बच्चा रिवर्स में पढ़ता है शब्दों को, 100 को वॉज, डॉग को गॉड, ठीक, B को D, 6 को 9। पढ़ने में उसको प्रॉब्लम है, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता, एंग्जाइटी होती है पढ़ने के नाम से, है ना। तो ये सब क्या है? ये डिसलेक्सिया का लक्षण है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी, उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंट तरीके से, न्यूरोलॉजिकल वायरिंग थोड़ी डिफरेंट है, बाकी दिमाग में कोई कमी नहीं है, सीख सकते हैं ये भी, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट अपनाना है। Which one of the following statements best describes why children should be encouraged to ask questions in the class? भाई इनमें से कौन सा एक जो तरीका है, स्टेटमेंट है, वो सबसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करेगा कि बच्चे जो हैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए क्यों एनकरेज किया जाए क्लासरूम में, क्यों कहें कि क्वेश्चंस पूछो? बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। धन्यवाद शुभांगी। फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चंस इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। भाई जो सवाल हैं वो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं।
Questions take learning forward by interactions and lead to conceptual clarity. Children need to practice their language skills. Children can be made to realize that they lack intelligence by making them think of all the things they don't know about. बताइए एक बार. कल 4 बजे है निक्की, मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, इस वीडियो के नीचे भी कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो तो कर ही लीजिएगा, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं जाएगा, है ना, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, आप लोग वहां भी पहुंचे. सीटेट का एग्जाम अभी कोई कुछ नहीं कह सकता नवदीप जी. 12th का बी, क्वेश्चंस इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन. क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ये ज्यादा बेहतर है. देखो क्यूरियस बच्चा बाय नेचर है, हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस से होगी इंक्रीज क्यूरियोसिटी, ये जरूरी नहीं है. बात ठीक है, बट हमारे पास जब ज्यादा अच्छा ऑप्शन है तो हम ज्यादा अच्छे को चुनेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. ठीक. क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. क्वेश्चन से क्या होता है, एक तो लर्निंग आगे बढ़ेगी, आप जिस लेवल पर अटके हैं उससे आगे जाएंगे. जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं या पूछ रहे हैं क्लासरूम में, और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें जहां प्रॉब्लम थी, इसलिए डाउट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां नहीं हो पाती है यूट्यूब पर, और इस चीज के लिए मैं दुखी रहती हूं. पहले हो जाती थी, अभी कम हो पाती है. ठीक. क्वेश्चंस से क्या होता है, जब जितने क्वेश्चंस लिए जाएंगे आप लोगों के, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे और आपकी लर्निंग एक स्टेप फर्दर जाएगी, आगे जाएगी. जहां आप अटके हुए थे उससे आप आगे बढ़ गए. तो बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है. सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस करना है या इंटेलिजेंस लैक करेंगे बच्चे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब गलत है. क्वेश्चनिंग को हम बढ़ावा देते हैं बच्चों में, और ये चीज ऐसी है जिनको आप आगे तक बढ़ावा दे सकते हैं. साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी इससे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस विल बी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स. कौन सी एक आकलन की प्रक्रिया है जो बच्चे में बेस्ट चीज निखार करके लेकर के आएगी. पहला ऑप्शन है आपके सामने. अच्छा ठीक है शोभित, कर देंगे बी लॉक. बता दूंगी स्टडी पी के. कल 4 बजे है सांत्वना. नाइस नेम. आंसर कीजिए. किसी का पहला दिन था आज, वेलकम है आप सभी का. मैं मोटिवेटेड थॉट दिया करूं, दे देंगे ज्योति, इंजेक्शन बनवाएंगे हम मोटिवेशन का एक. मजाक कर रहे हो. बताओ एक बार, आज शुरुआत में मोटिवेशन दी थी, समझो, खुद को समझो, देखो जिंदगी कहां जा रही है. When students are required to reproduce facts as tested via multiple choice questions. देखो जब भी बात आ जाए ना ये reproduce facts, आप कोई कंप्यूटर नहीं है जिनको सेम एज इट इज उगलना है भर के. ठीक है. When conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different methods of assessment. बात तो सही है कि आप डिफरेंट तरीके देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों की नीड और उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी अलग अलग है, तो मेथड्स भी आप अलग अलग अपना सकते हैं बच्चे का आकलन करने के लिए. ठीक है बात मिथिलेश, बहुत बढ़िया. सी ऑप्शन है, when the marks obtained and the position secured by the student in the class are the ultimate determinants. आपका एकमात्र उद्देश्य है कितने नंबर आए. अब कितने नंबर में तो आप सीख नहीं पाएंगे, मतलब वो प्रोसेस सीखने पे जोर कम रहेगा, नंबर पे जोर ज्यादा रहेगा, तभी अगले दिन आपको याद नहीं रहता एग्जाम में कि पिछले दिन क्या लिखा था. When the emphasis is laid upon positive correlation between test scores and student ability. देखो बच्चे के स्कोर से जब आप उसकी एबिलिटी को डायरेक्ट माप रहे हैं, दैट मीन्स कि आप बाकी एस्पेक्ट नहीं देख रहे, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट पे आप फोकस कर रहे हैं. तो बेहतर होगा कि आप डिफरेंट तरीके अपनाएं बच्चे के लिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखें कि कैसे हम किस बच्चे को, और कौन सा तरीका हो सकता है इसको जांचने का. कुछ ओरल टेस्ट भी लिए जा सकते हैं, कोई एक्टिविटी कराई जा सकती है, कोई असाइनमेंट बनवाया जा सकता है, कोई रिटन टेस्ट लिया जा सकता है. मतलब कितने सारे तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे. आज के लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. एज एन अपर प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर यू बिलीव दैट. अब नॉर्मल पेडागोजी है, मैथमेटिक्स को लिख दिया है, यहां कुछ और भी लिख देते तब भी बात वही रहती. ठीक है. नहीं सैड नहीं यार, तबीयत थोड़ी ढीली है इस वजह से लग रहा होगा, बाकी एनर्जी बहुत है. स्टूडेंट्स एरर प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू देयर थिंकिंग. Students need to possess procedural knowledge even if they don't understand conceptual basis. या फिर not all children have the ability to study mathematics in upper primary school. Boys will learn the mathematics. बिल्कुल ही थर्ड क्लास बात हो गई कि सिर्फ जो बॉयज हैं वो जल्दी सीख लेंगे,
मतलब ये तो बेतुकी बात है। सभी बच्चे मैथ नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे में इनेट क्षमता है, आप सही मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो सिखा सकते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज पता हो, उनको क्वेश्चन का आंसर करना आता हो, चाहे कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो या ना हो, इस चीज पे जोर नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स एरर्स, जो बच्चे की गलतियां हैं ना, वो बता सकते हैं कि बच्चा सोचता कैसे है ना। अगर किसी ने प्याजे को समझने में कहीं गड़बड़ की है तो उससे पता लगेगा कि आपने समझा कैसे था, क्या वो तरीका था जहां कुछ ना कुछ लूप होल रहा है। तो बच्चे की गलतियां आपको विंडो देती हैं, एक खिड़की देती हैं, जिससे आप झांक करके देख सकते हैं कि वो सीख कैसे रहा है या सोचता कैसे है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, ताकि अगली बार आप अपने एग्जाम्पल्स को बेहतर कर सकें, अपने मेथड को बेहतर कर सकें। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू अग्री विद? इनमें से कौन सा एक कथन है जिससे आप सहमत हैं? बताइए एक बार, ललिता जी आंसर कीजिए। वी ऑल आर बेस्ट समेरा। फर्स्ट ऑप्शन है, अ चाइल्ड फॉल्स बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग इनफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल्स। भैया गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल रिसोर्स नहीं दे रही, इसलिए बच्चा फेल हो जाता है। तो जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो तो सब तोप हैं। या फिर a child's failure is primarily due to lack of parents education and economic status। तो फिर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी एपीजे अब्दुल कलाम बनते ही नहीं। a child's failure can be attributed directly to the genetic material he she has acquired। सिर्फ जीन्स ही अगर मैटर करते तो एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस क्यों देते हम वुडवर्थ के द्वारा। a child's failure is a reflection on the system and its inability to respond to the child। ये कुछ अच्छी बात हुई। देखिए हमेशा वो जो बात है ना, नॉर्मल पेडागोजी में बहुत हद तक लागू होती है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं, चार आपकी तरफ आती हैं। दैट मीन्स आपको हमेशा ये देखना है पेडागोजी में क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि आपकी गलती कहां है, आप क्या सुधार कर सकते हैं, है ना। आप क्या सुधार कर सकते हैं जिससे बच्चे में ऑटोमेटिकली सुधार हो जाए। आप उसके परिवार पर, उसके पेरेंट्स पर, इसके अलावा उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर, क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है, क्या रिसोर्सेज हैं, इनसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो बैठ के रोने से अच्छा है कि ये देखिए कि आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में। तो वही है, पेडागोजी लाइफ से अलग नहीं है कुछ। A child's failure is a reflection on the system and its inability to respond to the child। एक बात कही जाती है कि यदि बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल हुआ है आपका। ठीक है बात। तो आप जो बच्चे का फेलियर है, जो उसकी असफलता है, वो ये दर्शाती है, वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो आपका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इनेबल है, वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं कि बच्चे को एक बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा या वो ठीक से नहीं सीख पा रहा। ठीक है नगमा परवीन। तो आउट ऑफ 15, बहुत बढ़िया जागृति, बहुत अच्छी बात है। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए? फीवर में भी आप देख रहे हैं क्लास। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए? ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। आउट ऑफ 15 कितने तीर आपने मारे आज, बताइएगा। आज डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराएं। किसी को एरोगेंस लगी हो तो मान लेना, वैसे है नहीं, वो कभी कभी तरीका होता है, जोर लगाना पड़ रहा है बेसिकली, एफर्टलेसली नहीं, एफर्ट करने पड़ रहे हैं बोलने में। सर में अच्छा खासा दर्द है अभी। तो ये कहानी हुई। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, और कल मिलेंगे दूसरे चैनल पर भी एक वीडियो, पूरा प्लान है मेरा कल लाने का, है ना। बाकी अपने साथ बने रहिए, खुश रहिए। आप हमेशा अपने साथ रहने वाले हैं जब तक आप जीवित हैं, तो कोशिश कीजिए खुद पे काम किया जाए, है ना, ताकि अपने साथ आप बुरा फील ना करें। ठीक, लोग आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, है ना, हर चीज बदल सकती है, बट आप कांस्टेंट हैं। आप भी बदल रहे हैं बट अपने साथ हैं, एटलीस्ट वो जो सेंसेस, जो एक समझ है उसको लेकर के चल रहे हैं, खुद को बेहतर करते हुए, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं, आपका अपना साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा ही। चलिए फिर, हाँ आप अपने वाला टी शर्ट दे दो, बहुत ही बढ़िया जी, कितनी अच्छी बातें हैं। हम क्या पहने? टी शर्ट ले जाइएगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, इंग्लिश क्लासेस बाकी सब्जेक्ट्स करेंगे डील, मैं देखती हूँ। अभी तो इसी को चलाते हैं थोड़े दिन, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलेंगे। 9वां एक बार समझा दें। समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। ओ गॉड, 9th क्वेश्चन यही है। Our teacher can effectively respond to the needs of children from disadvantaged sections।
ऐसे सेक्शन से बच्चा आता है जो डिसएडवांटेज्ड है, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं है, मे बी उसके पास किताबें ही ना हो, मे बी हो सकता है उसके घर में माहौल ही ना हो, मे बी वो किसी एक समस्या से पीड़ित हो, मे बी उसको चलने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आपको अच्छा इफेक्टिवली उनको एजुकेशन मिल पाए तो आपको देखना पड़ेगा इन चारों ऑप्शंस में से कि आप ये देखें कि आपका जो स्कूल का सिस्टम है वो उस बच्चे के लिए बेहतरीन है कि नहीं, और आपकी जो पेडागोजी है या जहां भी आप भेदभाव कर रहे हैं ऐसे बच्चों में वो ना हो। आप अपने थॉट के लेवल पे ध्यान देंगे कि मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल यूज करता हूं या करती हूं या करती नहीं हूं, ये देखेंगे जिससे बच्चा कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। आप कोई ऐसी कास्ट का बच्चा है, कोई ऐसी जाति का बच्चा है जो पिछड़ी हुई मानी जाती है या जिनके साथ गलत हुआ है या जिनको दबा के रखा गया है, और आप देख रहे हैं क्लासरूम में टीचर्स, आप थोड़ा सा भारतवर्ष में जाएंगे गांव देहात के स्कूल में तो आपको देखने को मिलेंगी ये चीजें, है ना। तो वहां वो जाति के नाम से बुला रहे हैं टीचर कि वो फलाने इधर आ। अब वो जो फलाना यूज किया है आपने, वो क्या है? वो आपने बच्चे को जो डिसएडवांटेज्ड है पहले से ही, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे शब्द या ऐसी प्रतिक्रिया या जो भी आप कुछ उससे करा रहे हैं ऐसा काम, क्या होगा इससे? उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन होगी और उसको अच्छे से सीखने का मौका नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम होगी उसे सीखने में, वो अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा या फिर कम आंकेगा बाकियों से, उसे लगेगा पता नहीं मेरे में कुछ कमी है शायद, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं बच्चे के जीवन में। चलिए, जेंडर बायस के बारे में कुछ बोलने वाली थी आप? नहीं, मैं कुछ खास नहीं, बस यही बोलने वाली थी कि फेसबुक पे आप लोग कमेंट करते रहते हैं कुछ कुछ, मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बहुत ज्यादा क्या, बस कभी कभार खोल के देख लेती हूँ, कुछ पोस्ट करना हो पेज पर या कुछ हो ऐसा, तो उस केस में एक तो ग्रुप में कुछ कुछ जो अनवांटेड चीजें हैं उनको ब्लॉक करवाया जाएगा एक दिन बैठ करके, और दूसरा, हाँ, कई एक दो लोगों ने कमेंट किया हुआ था, आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो बात मैं समझती हूँ, मतलब आपका अफेक्शन है या जो भी है। मैंने मुश्किल से आज तक 100 या 200 मैक्सिमम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हैं, वो भी कभी, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, पहले होता था कि आप मैसेज कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो, या कोई मिल गया तो उसने कहा नहीं एक्सेप्ट कर लो, मैं ठीक है, उस बात से कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो अभी कई लोग होते हैं, अब जैसे किसी की कर ली है तो कमेंट्स में लगे पड़े हैं कि आप तो हमें इग्नोर करते हो, हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, ये अच्छी बात नहीं है, ये वो। आप इग्नोर तब करते हो किसी को जब वो आपके संज्ञान में हो। अगर मैं अवेयर ही नहीं हूं कि आपने कुछ भेजा हुआ है तो आप ये बात नहीं कह सकते, तो इसलिए परेशान मत हुआ करो, ये आप ही के लिए है ना। और मैं वैसे भी यूज नहीं करती हूँ, जिनकी एक्सेप्ट कर ली है या कभी भी रैंडमली कर लूंगी या कुछ भी होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा, मैं यूज ही नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ, है ना। कमेंट्स में कभी कभार चीजें चलती हैं, तो ऐसी